औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद रिजवान। आज हमने चैप्टर 13 का जो फोर्थ लेक्चर जो है वो पढ़ना है, जिसके अंदर आज हमने करंट के इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने करंट के सोर्सेस को स्टडी किया था और करंट की डायरेक्शन को स्टडी किया था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने स्टडी किया था। आज हमने करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है कि जब करंट किसी भी कंडक्टर में से गुजरता है तो वहाँ पे तीन तरह के असरात जो है वो छोड़ के जाता है। जो करंट होता है उसके तीन तरह के इफेक्ट होते हैं। अगर हम उनको डिस्कस करें तो नंबर 1 पे आता है हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और नंबर 3 पे आता है केमिकल इफेक्ट। किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो वहां पे तीन तरह के असरात छोड़ के जाता है। सबसे पहले अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूं तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल है ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को दे देगी। ये इलेक्ट्रॉन जब इन एटम्स के साथ टकराएंगे, इन आयन पॉजिटिव चार्जेस के साथ टकराएंगे, तो ये अपनी एनर्जी इन पॉजिटिव चार्जेस को दे देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इस मेटल्स के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है वो क्या होता है? द करंट इन अ वायर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अगर हम हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे हम? द करंट इन अ वायर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। किसी भी वायर के अंदर जो करंट है वो उसका टेम्परेचर क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। मतलब हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर से जब करंट गुजरता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होती कैसे है उसको मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये अपनी एनर्जी इन चार्जेस की फॉर्म में जो है वो दे देता है, ये अपनी एनर्जी। अब दो तरह का करंट होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें या आप कन्वेंशनल करंट की बात करें। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करता हूं तो हमारे पास ये जो है वो नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये किधर को मूव करेंगे? ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ये एनर्जी इनके पास है क्योंकि आपने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये अपनी एनर्जी इन पॉजिटिव आयंस को दे देंगे, पॉजिटिव चार्जेस को दे देंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस से जब टकराएंगे तो यहाँ पे इसका काज क्या होता है? आप यूं कहेंगे, आप ये कह लेंगे द इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसमें चली जाती है? मेटल्स के, या आप यूं कह लें कि जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनके एटम्स को चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके काजेस क्या है? द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ free electron to the metallic conductor।
जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन मेटेलिक कंडक्टर जो है इसके अंदर जो एटम्स है उसको दे देते हैं। अगर हम इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहें कि हीटिंग इफेक्ट का जो हमारे पास फार्मूला है, अगर हम उसकी डेरिवेशन करना चाहें हीटिंग इफेक्ट के फार्मूला की, तो हम कैसे इसकी डेरिवेशन करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें इस पोटेंशियल की, तो बेसिकली क्या होता है कि ये पोटेंशियल एक एनर्जी होती है जो अपनी एनर्जी इन चार्जेस को दे देता है। ये चार्जेस एनर्जी लेके आगे मूव करते हैं, ये अपनी एनर्जी इनको दे देते हैं। अब असल में हुआ क्या कि बैटरी ने इनके ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं उनके अंदर क्या आई? मूवमेंट आई। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करना चाहूं तो आप कहते हैं जो पोटेंशियल होता है ये वर्क डन पर चार्जेस होता है। अगर मैं यहां से बच्चे वर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्यू इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ पे Q चार्जेस है, V हमारे पास पोटेंशियल है। तो आपने बच्चे आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट होता है। अगर मैं T को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो Q मेरे पास क्या आ जाएगा? I इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। और ओम लॉ की मदद से, ओम लॉ अगर आपने पढ़ा हुआ है, ओम लॉ हमारे पास क्या होता है कि जो V इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है? I इंटू आर के इक्वल होता है। अगर मैं ये V की वैल्यू और ये मैं जो Q की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास ये जो वर्क आएगा, Q मेरे पास क्या था? I इंटू टी। V इज इक्वल टू हमारे पास किसके था? I इंटू आर के। अगर मैं ये वर्क को लिखना चाहूं, I और I क्या आ जाएगा हमारे पास? I स्क्वायर और साथ R, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया जी? D। अब यहाँ पे ये हमारे पास वो वर्क है जो आप इन चार्जेस के ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी उन एटम्स को देते हैं। अब ये एटम्स का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है कलेक्शन की वजह से। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है, बेसिकली वो एनर्जी ही होती है। और जो आपने ये वर्क किया इन चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब ये आपका वर्क हीट की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये जो मेरे पास वर्क है इसको फिर हम हीट कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। और इसे हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा कि ये हमारे पास जॉल्स लॉ भी होता है। अब हम यहां पे अगर इसकी एप्लीकेशन देखना चाहें कि आप जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहां कहां पे यूज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिक केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल, जो हमारे पास बिजली से चलने वाली जो केटल्स होती हैं, उनके अंदर आप कौन सा इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं? उसके अंदर से करंट गुजरता है और वो आपको चाय बना के दे देती है। आपके घरों में हीटर होते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर से क्या गुजरा होता है? करंट गुजरा, लेकिन वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे की सारे आप करंट के वहां पे हीटिंग इफेक्ट को जो है वो। इसके बाद हमारे पास आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन। आपके घर में इस्त्री है तो उसमें से क्या गुजर रहा है? करंट गुजर रहा है, तो आप उससे कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तो आप वहां पे कौन सा इफेक्ट यूज कर रहे हैं? करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमें ये भी पता चला कि जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, ये करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर 1 पे। नंबर 2, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरे नंबर पे ये हमारे पास जो हीट होती है वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से हमें ये पता चला कि अगर करंट आप 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो हीट जो है ये 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है।
और अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो हीट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, रेजिस्टेंस आपको पता है कैसे इंक्रीज होती है, कि जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली अगर आप ये कहें कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इससे भी जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां पे एक बात आपने याद रखनी, अगर आपके पास कोई भी मेटल की चीज है, आप कहते हैं कि उसमें से कुछ करंट गुजर रहा है, और मैं कह देता हूं अगर मैं उसको दरमियान से काट दूं तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो पहले से ज्यादा होगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो हाफ हो जाएगा एक कंडीशन के ऊपर, अगर उसमें से जो करंट गुजर रहा है उसको आप कांस्टेंट रखें। जब आपने एक बात और भी याद रखनी, जो हमारे पास पावर होती है ना उसके 3 फार्मूला होते हैं। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है I स्क्वायर R, ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास जो करंट है ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। समझ आ गई बात, कि अगर उस वायर में से गुजरने वाला करंट कांस्टेंट रहता है तो वायर की लेंथ को चेंज करने से हीटिंग इफेक्ट चेंज होगा। हाफ करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें से गुजरने वाला करंट कांस्टेंट रहेगा, अगर साथ आप करंट को भी वेरी कर रहे हैं तो फिर इस चीज से आप ये नहीं कह सकते कि जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हाफ हो रहा है। अगले नंबर पे एक तो हमने इफेक्ट पढ़ लिया कि पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, दूसरे नंबर पे है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो कुछ हमारे पास ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके अंदर वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दूसरे नंबर पे हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। दो साइंटिस्ट थे, ओम और ऑस्टर्ड। तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जो है वो एक साइंटिस्ट था ऑस्टर्ड, उसने क्या कहा, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसके पास एक कोई भी मेटल की वायर थी, उसमें से वो जो है वो करंट गुजार रहा था, और उसके पास एक कंपास की नीडल पड़ी थी, जिसे आप कंपास भी कह देते हैं। उसके पास एक कंपास की जो है वो नीडल पड़ी थी, कंपास जो है वो पड़ी हुई थी। कंपास क्या होती है, ये हमारे पास डिवाइस होती है which is used to determine the या detect the magnetic field। हमारे पास कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको आप यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसने क्या देखा कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से उसने एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट गुजारा तो उसके पास जो कंपास की नीडल पड़ी हुई थी उसने डिफ्लेक्शन शो की। और जो कंपास की नीडल होती है ये डिफ्लेक्शन तब शो करती है जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ज़हन में ये बात आई कि किसी भी मेटल में से जब करंट गुजरता है तो उसके अंदर, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। किसी भी वायर में से, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरता है तो उसके सराउंडिंग में, उसकी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। मिसाल के तौर पे देखिए, हमारे पास दो मैग्नेट हैं। देखिए, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ऐसे ही है जी। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैंने कहा इसके सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब आप दो मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो वो दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उनको आपस में दूर से ही क्या करवा रही है, अट्रैक्ट करवा रही है। आपने चैप्टर नंबर जो 12 के अंदर पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी चार्ज के गिर्द एक एरिया होता है, एक रीजन होता है जहां तक उसका अफेक्ट दूसरे चार्ज के ऊपर लग रहा होता है। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, ये जहां तक एक मैग्नेट का दूसरे के ऊपर जो है वो अफेक्ट लग रहा होता है। अब इसी तरह हमारे पास किसी भी कंडक्टर में से बच्चे, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसके सराउंडिंग में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। जब किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर मैं कह दूं कि ये करंट की डायरेक्शन ये है, अब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है। वो डायरेक्शन कौन सी है, देखिए ये मेरे पास एक मेटल की वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो बेटा आपने करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रख लेना। The thumb will point out in the direction of current and curl of finger gives the direction of the magnetic field. आपने करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा और ये जो आपकी उंगलियां, आपकी फिंगर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। देखिए अगर करंट ऊपर को जा रहा है, अगर मैं कहूं कि ये करंट की डायरेक्शन किधर को है, ऊपर को है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और ये फिंगर्स आपको क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। तो अब यहां से हमें ये पता चला कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में अंगूठा, और ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। अब इसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट को कहां कहां पे यूज करते हैं। बेटा आपके पास जितनी भी मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जितने भी आपके पास फैंस होते हैं घरों में, और गैल्वानोमीटर, देखिए आपके घर में जो मोटर लगी हुई है, पानी वाला पंप लगा हुआ है, उसकी आप वाइंडिंग करवाते हैं। उस वाइंडिंग में से करंट गुजरता है, उसमें से जब करंट गुजरता है तो उस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसके अंदर आपने आर्मेचर रखा हुआ है, कॉइल रखी हुई है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर लगा हुआ आर्मेचर क्या करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर मैं फैन की बात करूं, इसकी आपने वाइंडिंग करवाई हुई है, इसके अंदर आपकी जो वायर में से जब आप उसको स्विच में लगाते हैं तो उसमें से करंट गुजरता है, तो अंदर जो आपने कॉपर की उसकी वाइंडिंग करवाई हुई है, उसमें से जब करंट गुजरेगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही डिफरेंट, उसके अंदर पता नहीं आपने कितनी आपने वाइंडिंग की हुई है, वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये पंखे का जो आर्मेचर है ये क्या करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। तो बेटा जितने भी ये फैंस हैं, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये सारी की सारी, इनमें से जब करंट गुजरता है तो वहां पे आप जो यूज कर रहे होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं। अगर आप आयरन इलेक्ट्रिक केटल की बात करें तो उसमें से भी करंट गुजरता है, लेकिन वहां पे आप कौन सा यूज कर रहे होते हैं, आप हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड, बी से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसी वायर में से जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उसके सराउंडिंग में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर कम करंट गुजर रहा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उनके जो डिस्टेंस होता है कंडक्टर से, डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंडक्टर के करीब
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम्स डिक्रीज एंड डिक्रीज, लेस एंड लेस। जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है और उसके दरमियान जहां आप जो है वो जितना आप करीब होंगे किसी भी कंडक्टर के उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज हमने दो फैक्ट पढ़े, कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो करंट का तीसरा फैक्ट है केमिकल फैक्ट उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी इमान अल्लाह।